तो हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट्स में हम लोग किस तरीके के करंट्स की स्टडी करते हैं और ये ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कैसे होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जो जनरेटर होते हैं ना, जनरेटर वो खासकर शादी वगैरह में यूज़ करते हैं, जनरली हम उसी को देख पाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी देता है। वो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने वाला जनरेटर होता है, उसी से सारी लाइट्स वगैरह जलती हैं। तो जनरेटर काम कैसे करता है इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस होती है ना, वो बहुत ईजी अंडरस्टैंड करना। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो वोल्टेज या करंट प्रोड्यूस होगा ऑल्टरनेटिंग, वो किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ, उसकी इक्वेशन कैसे आई। तो एसी जनरेटर की इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जब फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और फ्लक्स, अब जनरेटर के अंदर फ्लक्स कैसे चेंज होगा, जब हमारी कॉइल मैग्नेट्स के बीच रोटेट करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा और उसमें करंट इंड्यूस होगा। तो ये है हमारी कॉइल और ये है उसका एरिया वेक्टर। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, तो जब हमारी कॉइल रोटेट करेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी, तो देखो एंगल चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। तो जो ये हम फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें फ्लक्स को हम लिखेंगे B डॉट ए, ये तो हम जानते हैं B डॉट ए, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। जब हमारी कॉइल रोटेट करेगी तो ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, ना एरिया चेंज होता है, और चेंज होता है तो केवल और केवल एंगल। तो एंगल को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा समझना। तो हम लोग जानते हैं ओमेगा होता है थीटा बाई टी, यानी एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, एंगल अपॉन टाइम, ठीक है। जिस रेट से एंगल चेंज होता है दैट इज थीटा अपॉन टाइम टी। तो हम लोग थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी, क्लियर। तो ईएमएफ की इक्वेशन आएगी माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और इसको ओपन करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। और अगर हमारी कॉइल के अंदर, जो कॉइल हमने रोटेट करी ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर उसके अंदर n टर्न्स हों, n बार तार को लपेटा गया है, तो यहाँ पर n और आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी ईएमएफ की, ऑल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ की। और ईएमएफ इज इक्वल टू इस टर्म को हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आ गई हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ईएमएफ की इक्वेशन। इसमें ओमेगा टी बताता है कि किस तरीके से हमारा जो करंट है या वोल्टेज है कैसे ऑल्टरनेटिंग होगी। इसी को यूज करके हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। वो बनती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसी तरीके से साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, साइन की जगह हम लोग कॉस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली ईएमएफ की इक्वेशन को साइन ओमेगा टी से स्टार्ट करेंगे। ईएमएफ की इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट या ई नॉट साइन ओमेगा टी ही लेंगे। तो अब तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना है कि एसी जनरेटर ने किस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस किया। वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, और करंट क्या है, करंट की इक्वेशन क्या है। अब हमें केवल करंट से मतलब है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो हमें करंट और ईएमएफ की इक्वेशन मिल गई है। अब हम लोग इसी को यूज करेंगे, इसी को यूज करके हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट्स की स्टडी करेंगे। तो ईएमएफ की इक्वेशन हमें जो मिली है वो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ की इक्वेशन है। ये इक्वेशन बताती है कि हमारा जो ईएमएफ है टाइम के साथ साइन की तरीके से, साइन कर्व के तरीके से वेरी करेगा, यानी ऐसे वेरी करेगा, ठीक है। ये टाइम है 0 टाइम
यहाँ पर टाइम है t/4 टाइम, यहाँ पर है t/2 टाइम, यहाँ पर है 3t/4 टाइम और यहाँ पर है कंप्लीट टाइम पीरियड या t। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे EMF की ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि हमारा EMF मैक्सिमम होता है फिर ज़ीरो हो जाता है, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाता है फिर ज़ीरो हो जाता है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है E0, पीक वैल्यू, इसे कहेंगे पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, और इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड ही है, हमने वेव्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ा है, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो है E0, उसी को हम लोग कह रहे हैं पीक वैल्यू। यानी कि हमारा जो अल्टरनेटिंग EMF होगा वो सिनोसॉइडली यानी साइन वेव की तरह वेरी करेगा, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी E0। इसी तरीके से करंट की इक्वेशन को भी हम लिख सकते हैं, I = I0 साइन ओमेगा t। इसमें I0 है पीक वैल्यू, यहाँ पर भी ओमेगा है, यहाँ पर भी ओमेगा है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा को हम लोग लिखते हैं 2π × न्यू, न्यू है फ्रीक्वेंसी और t है कोई भी टाइम जिस टाइम पर हम लोग करंट या जिस टाइम पर हम लोग EMF निकालना चाहते हैं, ये वो है। समझ गए। फिर हमने इसके बारे में बात करी थी कि अगर हमारा करंट सिनोसॉइडली वेरी करता है, हमारी वोल्टेज सिनोसॉइडली यानी साइन वेव की तरीके से वेरी करती है, तो हम नापेंगे क्या, तो मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो मेजरमेंट हम लोग दो चीज़ों की करते हैं या दो तरीके से करते हैं, एक कहलाती है मीन एवरेज और दूसरी कहलाती है RMS। इसकी डेरिवेशन मैंने कल करके दिखा दी थी, आप लोग कल वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो उसकी इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, तो उसकी इक्वेशन लिखेंगे मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू कह देते हैं, एवरेज वैल्यू उसे लिखेंगे IM, दैट इज I/2I0/π। तो जो हमारी मीन वैल्यू होगी वो पीक वैल्यू का 2/π टाइम्स होगी। सो इट इज 2/π टाइम्स I0, I0 का 2/π टाइम्स मतलब 0.637 टाइम्स I0। ये मतलब इसका, अगर हमारा I0 इफ I0 है 100, एक इजी सा एग्जांपल लेके चल सकते हैं, तो हमारा जो मीन वैल्यू होगी वो होगी 63.7। समझ गए। ठीक है, तो पीक वैल्यू है हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट की 100, लेकिन उसकी जो मीन वैल्यू आएगी वो 63.7 एम्पियर आएगी। इसी तरीके से दूसरा तरीका जो मेजरमेंट करने का था वो था RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो RMS वैल्यू को लिखते हैं IV, इसे इफेक्टिव वैल्यू कह देते हैं, वर्चुअल वैल्यू भी कह देते हैं। IV इज इक्वल टू I0/√2। इसका मतलब 0.707 टाइम्स I0। अगर I0 100 है तो हमारा RMS वैल्यू होगा 70.7 टाइम्स। समझ गए। तो RMS वैल्यू कितनी हुई 70.7 अगर हमारा पीक वैल्यू 100 है। क्लियर हुई बात। इसी तरीके से वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने करंट के लिए लिखा, हम लोग मीन वैल्यू ऑफ EMF भी लिख सकते हैं, इसको E लिख लेते हैं, एप्सिलॉन EM मीन वैल्यू, और इस फॉर्मूले के तरीके से वो बन जाएगा 2/π E0 और बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। इसी तरीके से RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF को हम लिखेंगे EV इज इक्वल टू E0/√2 और बाकी चीज़ें वही रहेंगी। तो ये दो तरीके से हम लोगों ने मेजरमेंट करी, मीन एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू। अब RMS वैल्यू के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। तो RMS वैल्यू
क्या है या आरएमएस वैल्यू का फ़ायदा क्या है। देखो हमारे घरों में जो वोल्टेज की सप्लाई होती है 220 वोल्ट होती है, तो 220 वोल्ट मीन है या आरएमएस है। तो मैं आपको बताऊं जो 220 वोल्ट है ये हमारी आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, अगर हमारी आरएमएस वैल्यू है 220, इसका मतलब क्या है, ये उस डीसी की वैल्यू है। ठीक है, जो उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना कि एसी करता है, ये डेफिनेशन है ना। तो ये हमारी आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि हमारे घरों में क्या 220 ही आती है मैक्सिमम? नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी वोल्टेज इस तरीके से वेरी करती है तो पीक वैल्यू अगर ई नॉट है तो आरएमएस वैल्यू 0.707 इंटू 220 है। ये जो हमारी आरएमएस वैल्यू है वो है 220 वोल्ट। यानी ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन 220 वोल्ट की शो करता है। इसका मतलब क्या है, पीक वैल्यू कुछ और है, इसमें पीक वैल्यू कुछ और है। 220 तो हमारी आरएमएस वैल्यू है, तो हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे। देखो हमने देखा था EV इज इक्वल टू ई नॉट बाई √2, वर्चुअल वैल्यू आरएमएस वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू है 220, ई नॉट बाई √2। इससे हम लोग पीक वैल्यू निकालेंगे, तो पीक वैल्यू आएगी 220 √2 यानी कि 311 वोल्ट। समझ गए। अब 311 वोल्ट का तो कहीं नामो निशान ही नहीं होता। 311 तो आज हमने पहली बार शायद सुना होगा कि घरों में आने वाली वोल्टेज का 311 भी कुछ होता है ना। लेकिन याद रखो कि 311 हमारे आने वाली वोल्टेज की पीक वैल्यू है, यानी कि ये वाली जो वोल्टेज है पीक वैल्यू, ये वाली वोल्टेज 311 वोल्ट है, ये वाली वोल्टेज भी 311 वोल्ट है। मतलब क्या हुआ, हमारे घर में आने वाली जो वोल्टेज है ना 0 से 311 जाती है, 311 से 0 पे आती है, 0 से -311 पे आती है और -311 फिर से 0 पे आती है। लेकिन हम लोग मेजर करते हैं 220 वोल्ट, और वो कौन सी वैल्यू है, वो है आरएमएस वैल्यू। क्लियर हुई। तो घरों में आने वाली जो वोल्टेज है, जो सप्लाई है, उसकी जो वैल्यू हम 220 कहते रहे हैं, दैट इज इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। क्लियर है। ओके, ये बात समझ में आई। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स करेंगे जो मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस या आरएमएस वैल्यू के ऊपर बेस्ड होंगे। तो एक फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अभी आपको जो याद रखना है वो याद रखना है ईएमएफ की इक्वेशन फॉर ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो होगी ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक बात, मीन वैल्यू, मीन ईएमएफ होगा 2 E0 बाई पाई, मीन करंट होगा 2 I0 बाई पाई, आरएमएस वैल्यू वोल्टेज होगी E0 बाई √2 और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होगा I0 बाई √2। इन फॉर्मूले को, बहुत गिने चुने से फॉर्मूले हैं और बिल्कुल एक जैसे से फॉर्मूले हैं, इनको यूज़ करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी है और सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है। क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये हमें दिया हुआ है कि भाई इस तरीके से घर में वोल्टेज या पावर सप्लाई होती है। आपने ये देखा भी होगा, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना,
उस पर ऐसा लिखा मिलेगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्स और पावर भी लिखी मिलेगी, लेकिन हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, हम तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी से मतलब है, तो हमने वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी लिख ली। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इसको यूज करके राइट डाउन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। आपको इक्वेशन लिखनी है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की, यानी ऐसी इक्वेशन लिखनी है, ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट कौन सी होती है, आरएमएस वैल्यू। सो EV हमें दिया है 220। 50 हर्ट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स। अब ये देख रहे हो, ये दोनों इस इक्वेशन के हिसाब से कुछ ज़्यादा काम की नहीं है, तो हमें इनको काम की बनाना पड़ेगा। तो इससे हम लोग E0 निकाल लेंगे, जैसे अभी भी हमने किया। कैसे किया था, हम जानते हैं EV होता है E0 बाई √2। इससे E0 आएगा EV इंटू √2, ये बना 220 इंटू √2, दैट इज़ 311 वोल्ट, यानी हमारे पास E0 आ गया, हमें E0 मिल गया। अब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू न्यू, है ना। सो 2 इंटू पाई इंटू 50, ये बन गया 100 पाई। पाई के फॉर्म में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास ओमेगा भी आ गया, हमारे पास पीक वैल्यू भी आ गई, इक्वेशन हमारे पास है ही, तो इक्वेशन बन जाएगी E0 की जगह हम लिखेंगे 311 साइन एज इट इज आएगा, ओमेगा की जगह 100 पाई इंटू टी। दिस इज द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। कोई प्रॉब्लम, बहुत इजी। देखो, जो हमें चीज़ें दी गई थी, हमें उनको अपनी काम की चीज़ें बनाना पड़ा। पहले हमें दिया हुआ था 220 वोल्ट, अगर ये ना बताया जाए कि वोल्टेज किस टाइप की है, मीन है, आरएमएस है, पीक है, अगर मेंशन ना किया जाए तो उसको आरएमएस ही मानना है। तो इन्होंने कुछ बताया नहीं क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको आरएमएस ही मानेंगे। तो आरएमएस वैल्यू हमें EV दी हुई है, हमने उससे पीक वैल्यू निकाल ली, 311 आ गई, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हमें पीक वैल्यू चाहिए। ओमेगा, ओमेगा हमें नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 50 हर्ट्स, तो उससे हमने ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा आ गया 100 पाई। इसको यूज़ करके हमारी इक्वेशन आ गई ये, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। बहुत इजी। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन, और नेक्स्ट है, ये भी वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन दी हुई है, मैं ढूंढ रहा था ऐसा क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन दी हो और इक्वेशन से हम काम की चीज़ निकालें। तो अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूले को मैं लिखे रहने देता हूँ, फॉर्मूले काम आएंगे हमारे। क्वेश्चन है कि हम लोगों को इक्वेशन दी है, EMF की इक्वेशन दी है, E इज इक्वल टू 140 साइन 300t, ऐसी इक्वेशन हमें दी हुई है। E इज इक्वल टू 140 साइन 300t। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तुम्हें निकालनी है, पीक वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है आरएमएस वैल्यू निकालनी है, EV निकालना है, और क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, और तुम्हें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। इक्वेशन हमें दी हुई है, तो पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। ये हमारी इक्वेशन गिवन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये साइन ओमेगा टी। कंपेयर कर लो, कंपेयर करने पर 140 E0 की जगह पे आता है, यानी पीक वैल्यू तो हमें सीधे ही मिल गई, कितनी मिली, 140 वोल्ट। अब ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या है, 300, सो ओमेगा इज़ 300, लेकिन हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा होता है
2 पाई न्यू 300, तो न्यू क्या हो जाएगा, न्यू विल बी 150 अपॉन पाई हर्ट्स, ऐसे लिख के छोड़ दोगे। दोनों चीज़ आ गई। अब हमें निकालनी है आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू दी हुई है तो आरएमएस वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं ईवी होता है E0 बाई √2। हमें पीक वैल्यू दी हुई है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आरएमएस वैल्यू होगी 140 अपॉन √2 वोल्ट। समझ गए? तो ये हमें आरएमएस वैल्यू भी मिल गई। बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का। इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है ऐसे ही, E = 300 sin 314t। फटाफट इसके अंदर तुम लोग बता दो, अपने आप गैस करो क्या निकालना है। आरएमएस वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फटाफट कर दो, फटाफट कर दो। और मैं आंसर लिख देता हूँ कि तुम्हारी ईवी होगी E0 बाई √2। तुम्हें E0 मिला हुआ है तो ईवी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर छुपी हुई होती है, ये ओमेगा है, ओमेगा है 314, तो तुम 2 पाई न्यू = 314 करके न्यू निकाल लोगे। तो सॉल्व करके ईवी की वैल्यू क्या आएगी, ईवी की वैल्यू आएगी, तुम देख सकते हो, तो 212 आएगी और फ्रीक्वेंसी आएगी हमारी 50 हर्ट्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे लिए था, ठीक है, सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन जैसे हमने पिछली बार किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू की निकाल लेते हैं वैल्यू। मान लो तुम लोगों को दिया हुआ है EMF = 300 sin ω t, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 300 sin 2 पाई बाई या 2 पाई इंटू 50 इंटू t। इसको ऐसे लिख सकते हैं 300 sin 100 पाई t। EMF तुम्हें क्या करना है, अगर टाइम हो t/200, ठीक है, अगर टाइम हो t/200, इतने सेकंड पर EMF कितना होगा, ये क्वेश्चन है। इतने टाइम पर EMF की वैल्यू क्या होगी, मैंने मन से बना के बताया, समझ गए? तो इतने टाइम पर, क्योंकि हमारा करंट तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज डिक्रीज करता है वोल्टेज, तो यहाँ पर इतने टाइम पर हमारी वोल्टेज क्या होगी, तो देखो पुट करते हैं इसकी वैल्यू। EMF = 300 sin 100 पाई और t की जगह हम लिखेंगे t/200, ठीक है। और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बल्कि t/200 तो दे रखा है, 1/200 लेते हैं, सॉरी 1/200 लेते हैं इसे, 1/200। सो हमें क्या मिला, 300 sin 100 से 0 से 0 कट गई, π/2 तो 90 होता है, π/2 तो 90 होता है। इसका मतलब EMF की वैल्यू आएगी 300। समझ गए? EMF की वैल्यू कितनी आई, 300। यानी कि t/4 टाइम पर, यानी π/2 टाइम पर, π/2 एंगल पर हमारा EMF पीक पर होगा, ठीक है, या इतने टाइम पर हम लोग पीक पर होंगे। और वैल्यू करते हैं इसकी, और क्या ले सकते हैं, अगर टाइम हो 1/400, तब EMF कितना होगा, उसका भी हाफ कर लेते हैं। इतने टाइम पर EMF क्या होगा, तो अब की बार हम यहाँ पुट करेंगे 400, इससे मिलेगा π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब कितना, 300/√2। ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये तो हमारी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। यानी कि इतने टाइम पर हमारा EMF जो होगा वो आरएमएस वैल्यू के इक्वल होगा। ऐसे किसी भी टाइम पर हम लोग EMF की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं और इन्हीं की हेल्प से आपको काम करना है। और ये इक्वेशन हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ की हमने लिखी। ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है बिहेवियर ऑफ एसी। अब हम करेंगे एसी की बिहेवियर। एसी किस तरीके से बिहेव करता है, एसी की बिहेवियर देखेंगे। अब बिहेवियर से क्या मतलब है इसको भी समझेंगे कि एसी किस तरीके से बिहेव करता है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में 2 कंपोनेंट्स पहले पढ़े थे। कौन कौन से? एक कैपेसिटर पढ़ा था, एक रेजिस्टर पढ़ा था, और अभी हम लोगों ने इंडक्टर भी पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 3 हम पढ़ चुके हैं। कौन से? कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के कंपोनेंट्स हैं। और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? बैटरी होती है, की होता है, रियोस्टेट भी हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मेन ये 5 चीज़ें हो गई कि रियोस्टेट, बैटरी, 3 तो ये हो गए, और 3 हमारे कंपोनेंट्स। किसी भी सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यही चीज़ें घूम घाम करके किसी न किसी फॉर्म में होती हैं। इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जिस सर्किट के अंदर होगा, सर्किट मतलब क्या? घर की इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हो सकती है, समझ रहे हो? मेन से 2 तार आ रहे हैं, तुम्हारे फ़ैन में जा रहे हैं, वो एक सर्किट बन गया। बीच में स्विच भी आ गया, बीच में एमसीबी भी आ गई है ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वो एक सर्किट बन गया। इसी तरीके से घर के हर एक कनेक्शन, फ़ैन का, लाइट का, एक कंप्लीट सर्किट है, समझ गए? तो ऐसे सर्किट के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट अगर जाएगा तो उसकी बिहेवियर को स्टडी करेंगे। बिहेवियर का मतलब क्या? कैसे बिहेव करता है? मतलब इसका मतलब ये है कि क्या रेजिस्टेंस वैसा ही काम करता है जैसा वो डीसी में करता था, या कैपेसिटर जिस तरीके से डीसी के साथ काम करता था क्या वैसे ही हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट्स को यूज़ करते समय भी करता है? या इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर वैसे डीसी में तो हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन हम देखेंगे कि डीसी भी अगर पास करवाएं तो वो बिहेव कैसे करता है, अगर उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे तो कैसे बिहेव करता है। तो बेसिकली बिहेवियर से हमारा मतलब है कि उसके रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और एक और चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, फेज रिलेशन। क्या करंट और वोल्टेज एक साथ इंक्रीज डिक्रीज करती हैं या अलग तरीके से बिहेव करती हैं? मतलब क्या कि अगर हमारी वोल्टेज इस तरीके से वेरी करती है, हमारा करंट इस तरीके से वेरी करता है, तो दोनों एक साथ वेरी कर रहे हैं। हमारा करंट और वोल्टेज एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, सेम फेज़ में है। ऐसा देखा गया है कि करंट और वोल्टेज ज़रूरी नहीं है कि सेम फेज़ में रहें, हमेशा एक साथ वेरी करें, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हमारा ईएमएफ है, ये हमारा करंट है, ऐसे आगे पीछे होना शुरू कर देते हैं, उनके बीच में कुछ डिफरेंस आ जाता है। देखो ऐसे उनके बीच में कुछ डिफरेंस आ जाता है, एक साथ वेरी नहीं करते, इसे फेज़ डिफरेंस कहते हैं। भाई उनके बीच में फेज़ डिफरेंस आ गया, तो क्या एक साथ वेरी करेंगे, या वोल्टेज आगे रहेगी करंट पीछे चलेगा, या करंट आगे रहेगा वोल्टेज पीछे आएगी, ऐसे। तो ये बिहेवियर के अंदर आता है। जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट्स को यूज़ करेंगे तो ऐसा भी होता है। तो 2-3 बातें हम लोग पढ़ेंगे। एक तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ा ऑल्टरनेटिंग करंट को पास करने से, दूसरा फेज़ रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ा, फेज़ के बीच में क्या डिफरेंस आया। और फेज़ को समझने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फेज़र डायग्राम। ठीक है, ये भी फेज़ रिलेशन बताता है, ये बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है इसके अंदर। और अगर ऐसे बनाया जाए, भाई ये हमारी वोल्टेज है, ये हमारा करंट है, तो हम देख रहे हैं कि करंट और वोल्टेज साथ साथ नहीं है, उनके बीच में फेज़ डिफरेंस है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारी वोल्टेज है और ये हमारा करंट है। ठीक है, तो ऐसा बनाने के बजाय हम लोग एक और तरीका यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं फेज़र डायग्राम। बहुत इजी समझना, फेज़ रिलेशनशिप को फेज़र डायग्राम की मदद से बताते हैं। और फेज़र डायग्राम होते हैं, फेज़र्स होते हैं
फेज़र डायग्राम मतलब फेज़र डायग्राम फेज़र से बनते हैं। और फेज़र क्या होता है? फेज़र होता है रोटेटिंग वेक्टर्स। रोटेटिंग वेक्टर्स को हम फेज़र कहते हैं। अब याद करो वेव्स के अंदर हमने एक पढ़ा था कि ऑसिलेशन को हम लोग सर्कुलर मोशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते थे ना, है ना, याद है? चलो फिर से देखते हैं एक बार कि कैसे वेव्स ऑसिलेशन को हम लोग सर्कुलर मोशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी कोई गोल घूमती है, इस तरीके से रोटेट करती है ऐसे, तो उसकी जो शेडो आएगी ना, शेडो दीवार पे, वो ऊपर नीचे होती नज़र आएगी। हमारी ऑब्जेक्ट तो गोल गोल घूम रही है, लेकिन उसकी शेडो इस तरीके से बन रही है, देख रहे हो, ऐसे ऑसिलेट कर रही है ऊपर नीचे। तो ये जो वेक्टर है ना, रोटेटिंग वेक्टर कहलाएगा। और इसकी जो जैसे ऊपर से लाइट आ रही है तो जो शेडो बनेगी, पेन का साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा, फिर पेन का साइज़ छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा, शेडो ऐसे बनेगी, इधर इधर इधर। बल्कि हमारी चीज़ ऑसिलेट कर रही है, रोटेट कर रही है ऐसे इस तरफ से लाइट डालेंगे तो यहाँ पर शेडो बनेगी। शेडो बड़ी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ज़ीरो साइज़ की हो जाएगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देगी, फिर ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर हम फेज़र माने, इसकी लेंथ को फेज़र माने, तो उसका ये वाला जो कंपोनेंट है, इसकी जो ये शेडो है, वो ऑसिलेट करती हुई नज़र आती है। तो ऑसिलेशन इज सेम एज रोटेशन, ठीक है। तो हम लोग अपनी ईएमएफ को अगर हम फेज़र की हेल्प से रिप्रेजेंट करें, भाई ये वेक्टर हमारी ईएमएफ की वैल्यू को बताता है। तो जब हमारा वेक्टर यहाँ पर होगा, जब हमारा ईएमएफ यहाँ पर होगा, तो हमारी जो वोल्टेज है, हमारा जो ईएमएफ है, वो उसकी शेडो, अगर यहाँ से लाइट डाली जाए तो शेडो यहाँ पर बनेगी, ठीक है। फिर थोड़ा सा इधर गया तो हमारी जो इसकी शेडो है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर जाएगा, ये वेक्टर रोटेट करते यहाँ पर पहुँचा तो शेडो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर पहुँचा तो शेडो यहाँ पर आ जाएगी। और ऐसे ज्वाइन करें तो ऐसे मिलेगा, और जब वापस यहाँ पर आएगी तो शेडो यहाँ पर पहुँच जाएगी। इस तरीके से हमें कंप्लीट ऑसिलेशन मिलेगी। तो इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करना आसान होता है। इस एंगल को थीटा, और जैसे मैंने थीटा को ओमेगा टी लिखा था, ओमेगा की टी टर्म्स में लिख सकते हैं, समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो वेव्स एक साथ ऑसिलेट करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक साथ घूम रही हैं, ऐसे एक साथ घूम रही हैं, ऐसे एक साथ घूमेंगी। तो उनकी जो एम्पलीट्यूड्स हैं, एक वेक्टर छोटा है, देखो मैंने एक छोटा बनाया है और एक को मैंने बड़ा बनाया है, ठीक है। तो एक जब छोटा वाला यहाँ पर आएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये वाली वैल्यू होगी, और हमारा बड़े वाला इधर पहुँच जाएगा तो उसकी वैल्यू ये होगी, समझ गए हो? तो दोनों वेक्टर्स एक साथ रोटेट करेंगे, ऐसे एक साथ रोटेट करेंगे तो हम लोग कहेंगे, और अगर आगे पीछे हो जाएंगे ऐसे तो एक साथ रोटेट नहीं करेंगे। जब एक की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो दूसरे की वैल्यू ज़ीरो होगी, दूसरे वाले की मैक्सिमम हो जाएगी तो पहले वाले की ज़ीरो हो जाएगी, और पहले वाला नीचे चला जाएगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसे। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। अगर हमारा एक वेक्टर यहाँ पर, दूसरा वेक्टर यहाँ पर, तो इनका ग्राफ देखें, इसकी शेडो यहाँ पर, इसकी शेडो यहाँ पर, एक शुरू करेगा यहाँ से, एक शुरू करेगा यहाँ से, तो एक का ग्राफ ऐसा बनेगा और एक का ग्राफ ऐसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा, समझ रहे हो? तो देख रहे हो दोनों 90 डिग्री के अंतर पे हैं, उनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो किस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं, है कि नहीं? एक ऐसे और एक ऐसे रोटेट कर रहे हैं। एक की वैल्यू 0, दूसरे की मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम, इसकी 0, फिर इसकी मैक्सिमम और इसकी 0, इस तरीके से रोटेट करेंगे और हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बस में ही, अगर ये हमारा ईएमएफ है तो ये ईएमएफ फेज़र है, ये हमारा करंट है तो ये वाली लाइन करंट के लिए होगी, समझ रहे हो?
तो हम इतना बड़ा सा बनाने के बजाय हम लोग बड़े इजीली से उनके बीच में फेज डिफरेंस दिखा सकते हैं। यहाँ पर फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, जरूरी नहीं है कि हमेशा 90 डिग्री का ही हो। कभी कभी जैसे यहाँ 0 डिग्री का फेज डिफरेंस था, यहाँ पर 90 डिग्री का है, और कुछ भी फेज डिफरेंस हमारे बीच में करंट और वोल्टेज के बीच में आ सकता है। बात समझ आई? तो जब हम बिहेवियर ऑफ एसी इन रजिस्टर्स, इन कैपेसिटर्स या इंडक्टर में पढ़ेंगे तो बेसिकली दो बातें करेंगे। एक तो क्या रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, करंट और वोल्टेज क्या एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, क्या उनके बीच में फेज डिफरेंस आया है। ये दो बातें हम लोग स्टडी करेंगे जब हम बिहेवियर ऑफ एसी इन इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल इसी टॉपिक के साथ। बाय, सी यू।